नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेल शुरू हो चुका है और कांग्रेस भीतर तक घबराई हुई है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग न रह जाए। बावजूद इसके कि जनजी के जरिए एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश हुई। कोटा से लेकर देहरादून तक राहुल गांधी ने चहलकदमी की। वहां पर युवाओं को जुटाया गया और नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की पूरी कवायद की गई। और जो कसर उनको लग रहा था कि बची रह गई है, वो जंतर मंतर से पूरी की गई। वहां बकायदे पवन खेड़ा को भेजकर कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि देखिए, हम हर तरह के आंदोलन के साथ खड़े हैं और ये आंदोलन तो वही है जैसा वो चला रहे हैं, यानी जैसा राहुल गांधी चला रहे हैं। तो इसलिए वहां भी जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। और ये जो पूरा खेल चला, वो खेल मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए खेला जा रहा है। ये बात गौर करने वाली है कि जब भी सत्र शुरू होना होता है तो उससे पहले एक बड़ा बखेड़ा खड़ा किया जाता है। लेकिन अब की बार बखेड़ा इसलिए खड़ा किया गया क्योंकि ये जो सत्र शुरू होने जा रहा है ये खासा महत्वपूर्ण है। इस वजह से क्योंकि अब की बार बीजेपी की जो गठबंधन वाली सरकार है वो कई महत्वाकांक्षी बिल ला रही है और उस बिल के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। और उस लिहाज से बीजेपी ने बड़ी बैटिंग कर रखी है, अपने तमाम सहयोगियों को लगा रखा है। फिर वो चाहे एकनाथ शिंदे हो और इधर आप देखिए ओम प्रकाश राजभर, आप उधर चले जाइए थोड़ा सा आगे तो चंद्रबाबू नायडू, फिर हेमंता बिस्वा, सबको लगाया गया है कि कुछ भी हो जाए हमें 2/3 बहुमत तक पहुंचना है। अब रोका कैसे जाए? तो रोकने का एक तरीका है कि सत्र से पहले एक ऐसा आप आंदोलन खड़ा कर दीजिए और वो आंदोलन इस तरीके से दिखाई दे कि साहब इसमें जनजी है। और उन जनजी को देखते हुए जो लोग समर्थन करना भी चाहते हैं वो पीछे हट जाए। ये पूरा एक तरह से कहा जाए कि खेल शुरू हुआ। लेकिन इस खेल में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सफल हो रही है, मगर अंतिम क्षणों में जो खेल हुआ है वो खेल दरअसल बड़ा है और उसी ने कांग्रेस को अब वाकई में परेशान कर दिया है। कांग्रेस का नाम इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन है उस गठबंधन की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं और इस आशा में कि साहब अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो कम से कम हमारा नंबर तो लग ही जाएगा। क्योंकि एक धड़ा तो चलाने लगा है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जो है खतरे में आ गई है। हालांकि यह हास्यास्पद है। यह क्यों कह रहा हूं यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले उस खेल को बताता हूं जो अंतिम क्षण में हुआ है। देखिए, सुप्रिया सुले का एक पोस्ट आया। वो पोस्ट यूं तो उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह मामला सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं है। यह मामला उस सियासी ताने बाने का है जो बुन लिया गया है और जिसकी वजह से जो कांग्रेस के गठबंधन वाला विपक्ष है उसकी नैया अब डगमगाने लगी है। क्योंकि सुप्रिया सुले का ये जो एक्स पर पोस्ट है वो दरअसल पोस्ट बड़ा संदेश है दो दलों के लिए, एक डीएमके और दूसरा समाजवादी पार्टी। अभी डीएमके का नाम सुनकर कुछ आप ठिठकेंगे, लेकिन थोड़ा ठहरिएगा। पहले सुप्रिया सुले का जो पोस्ट है वो पोस्ट बताता हूं। सुप्रिया सुले लिखती हैं कि हम डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने कहा कि आपके गले में सूजन है, तो इसलिए आपको बोलना नहीं चाहिए, अब कुछ दिन तक लंबी बातचीत से आपको विराम देना चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि इसलिए अब हम कोई इंटरव्यू नहीं देंगे और तमाम सारी कोई पॉडकास्ट नहीं करेंगे, उन्होंने सब कहा। और उन्होंने कहा कि हम 1 से 2 सप्ताह तक हमें आराम करने का डॉक्टर ने सलाह दिया है। तो आराम करने का मतलब बोलना नहीं है। बोलना नहीं है तो वो संसद सत्र में नहीं आ पाएंगे। इसका तो यही मतलब होगा कि जब बोलना नहीं, अब आप सदन में जाएंगे तो वहां बोलना पड़ेगा। तो इसलिए अब इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी सदन में नहीं जाएंगे। तो ऐसा थोड़े है बाकी सांसद नहीं जाएंगे, बाकी सांसद तो जाएंगे, लेकिन बाकी सांसद वोटिंग के समय इस बात के लिए मुक्त रहेंगे कि वो
किधर जाते हैं, यानी वो बीजेपी के साथ जाते हैं या बीजेपी के खिलाफ जाते हैं, इसके लिए वो मुक्त रहेंगे। और अगर ख्याल हो तो ये जो पवार साहब के साथ गठजोड़ की चर्चा चल रही थी, उस चर्चा में ये बात बड़े करीने से सामने आई थी कि ज़्यादा संभावना यही है कि अभी वो समर्थन देंगे, बाद में जो एनडीए से जुड़ने उड़ने वाला मसला है वो फाइनल होगा, क्योंकि कई सारी उसमें आप एक तरह से कहें कि दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें वो विद इन फैमिली है, यानी एक तरफ सुनेत्रा पवार है और दूसरी तरफ जो है शरद पवार वाली एनसीपी है, तो वो मसला है। तो उसमें ये हुआ कि आप दोनों लोग गठजोड़ कर लीजिए, यानी आप दोनों लोग मर्ज कर लीजिए और उसके बाद में जो है आपके यहाँ से 2 लोगों को मंत्री बना दिया जाएगा। सुनेत्रा पवार संभवतः इसके लिए तैयार नहीं है मर्ज करने के लिए। तो ये मामला ये लोग निपटाएं, तब तक जो है समर्थन वगैरह वाली बात हो जाए। तो इस लिहाज से कम इस पोस्ट को मैं देख रहा हूं। अब इस पोस्ट से संदेश क्या निकल रहा है? संदेश, एक तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि साहब कुछ हो जाएगा, मुझे लगता है कि इसी पोस्ट ने अंतिम क्षण में खेल किया है। ऐसा कहने की पहली वजह तो यही है कि सुप्रिया सूले ने इससे पहले जब मीडिया से बात की थी, तो मीडिया से जो सवाल उनसे मीडिया ने पूछा था, वो पूछा था कि डिलिमिटेशन को लेकर आप लोगों का क्या रुख रहेगा। तो उनसे सवाल एनसीपी शरद पवार के बारे में पूछा गया था, लेकिन उन्होंने जवाब डीएमके और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दे दिया। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि डीएमके और समाजवादी पार्टी, और फिर उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक का ये था कि भाई ये जो डिलिमिटेशन है वो आप जनसंख्या के आधार पे मत करिए, आप 50% जो है वो सब राज्यों में एक साथ कर दीजिए। तो आप देखिए कि सुप्रिया सूले ने ये बोलकर ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर 50% वाला मामला रहता है तो हम तो है ही हैं, डीएमके और सपा भी आ सकती है। ठीक है साहब। और अब वो कह रही हैं कि वो स्वास्थ्य कारणों से जो है 1-2 हफ्ते नहीं बोलेंगी। तो ये जो एब्सेंट रहने वाला मसला है कि हम आएंगे ही नहीं, ये विकल्प जो है वो एक तरह से कहा जाए कि ऐसा लग रहा है डीएमके के लिए भी अब खुल गया है। देखिए, हिंदुस्तान अखबार ने खबर की और वो खबर यूं थी कि डीएमके जो है उसने थलपति विजय से हाथ मिला लिया है और वो लोग डिलिमिटेशन का विरोध करेंगे। कांग्रेस की यही योजना थी। कांग्रेस बाकायदे इस योजना पर काम कर रही थी कि डीएमके जो है वो भाजपा के लिए जो विरोध चल रहा है उस विरोध में हमारा समर्थन करे। अब जो हिंदुस्तान की खबर है उस खबर के लिहाज से तो बात वही दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? यह प्रश्न इसलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह चर्चा चल रही थी कि स्टालिन को इस बात का डर है कि कहीं उनकी पार्टी टूट न जाए। तो क्या ये जो मानसून सत्र होगा उसी मानसून सत्र में ये टूटन दिखाई दे जाएगी? और इसीलिए बीजेपी कॉन्फिडेंट है। ये प्रश्न बड़ा है, लेकिन विद इन डीएमके वो लोग जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं वो ये जान रहे हैं कि यहाँ इस तरह की पूरी संभावना है। तो इसलिए अब लग रहा है कि जो सुप्रिया सूले ने पोस्ट किया है उस पोस्ट के बाद चीज़ें जो है बहुत तेजी से बदल रही हैं। 2 और घटना हुई है। जो उद्धव ठाकरे गुट से लोग निकले थे और उन्होंने जो है उधर जाने का, उधर यानी एकनाथ शिंदे के साथ जाने का जो उनका अपना मसला था उसको एक तरह से कहें कि बिरला साहब ने मंजूरी दे दी है। और जो खेमा टूट कर आया था टीएमसी से और नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया का हिस्सा बन गया था, तो उन 20 सांसदों को भी मान्यता दे दी गई है। तो कुल मिलाकर जो कहा जा रहा था ना कि तय, भाई देखिए वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय स्पीकर महोदय को करना था, तो स्पीकर महोदय ने तय कर लिया है कि साहब किसी की सदस्यता वगैरह नहीं जा रही है, कोई अयोग्य वगैरह नहीं है। तो अब इन लोगों को बुलाया गया है जो सर्वदलीय बैठक होने जा रही है उसमें।
तो अब जो लोग कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, हमको लगता है कि वो अभी भी फैलेसी में जी रहे हैं। असल में बीजेपी ने अपने लिए अंक गणित जुटा लिया है, और वो जो अंक गणित जुटाया है वो अंक गणित अब कांग्रेस को परेशान कर रहा है। क्योंकि पहले उनको लग रहा था कि वो कुछ कर ले जाएंगे और रोक ले जाएंगे, लेकिन जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं और जो घटनाक्रम आकार ले रहा है, उससे लगता नहीं है कि अब 2/3 वाला मामला कहीं रुकने वाला है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।